नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम सैनी से मिले कई गांव के सरपंचों ने सीएम सैनी के साथ किया सार्थक संवाद। सीएम ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। सरपंचों ने कहा है आचार संहिता के बाद काम में तेजी आएगी, उनका कहना है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया है आश्वासन। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी से कई गांव के सरपंचों ने मुलाकात की है। सार्थक ये संवाद रहा है और सरपंचों ने कहा है कि सीएम ने बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनी। आचार संहिता के बाद सभी कामों में तेजी लाने का आश्वासन सरपंचों को दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम सैनी ने सार्थक संवाद किया है कई गांव के सरपंचों के साथ। इस दौरान सरपंचों का कहना है कि सीएम ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और साथ ही उनको आश्वासन भी दिया है कि जो विकास के काम है उनमें तेजी आएगी आचार संहिता के बाद। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त की सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम सैनी ने सार्थक संवाद किया है। कई गांव के सरपंच इस संवाद में शामिल हुए हैं। विकासात्मक बातें हुई, जिसके बाद से इस बैठक के बाद से सरपंचों का कहना है कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि विकास के कामों में तेजी आएगी, गति आएगी और वो तेजी तब आएगी जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई गांव के सरपंच हैं। साथी अपने गांव के विकास के लिए चुन के आए हैं और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो कुछ एक सरपंच साथी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसमें वो बरगला रहे हैं कुछ सरपंचों को। तो मैं उनसे सभी से यही अपील कराना चाहूंगा कि सभी साथी सरकार के साथ खड़े हों और अपने गांव के विकास के कार्य करें। सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल उमरी, हम आज सीएम साहब से मिले थे। लाडवा हल्के के सरपंच एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मांगे सुनी है और हमें पूरा जोरदार आश्वासन दिया है। जी सिंगला, सरपंच ग्राम पंचायत बबैंड से आज सीएम साहब से मिलने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य की बात है सभी सरपंचों के लिए। और जो हमने अपनी मांगे रखी हैं तो सीएम साहब ने बोला कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 जून के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं और हम सभी इस बात से सहमत हैं। जितेंद्र खैरा, जिला प्रधान सरपंच कुरुक्षेत्र। हम सीएम साहब के सामने एक अपनी बात रखने आए थे। इन्होंने हमारी बात पूरे ध्यान से सुनी और हमें आश्वस्त किया कि जो भी आपकी मांगे लंबित हैं सारी मानी जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर पहली खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। वहीं 4 खबरों में पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी। दूसरी खबर सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली ने अपना नामांकन दाखिल किया है पहली खबर में। दूसरी खबर आपको बता दें पंचकुला से है, जहां पर करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत मिली है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात करें तो बहादुरगढ़ से है, जहां पर सीबीआई ने यहां पर नफे सिंह राठी हत्याकांड में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक पीड़ित परिवार को 6 महीने बाद भी अपने बेटे का शव नहीं मिला है, जबकि गांव के बदमाश अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया है। तीसरी खबर नफे सिंह राठी के हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर अब सीबीआई एक्शन में आते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई में जुट गई है। चौथी खबर की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद से है, जहां पर 6 महीने बाद भी एक परिवार को अपने गुमशुदा या यूं कहे कि जो उनका बेटा मर चुका था उसकी डेड बॉडी अभी भी बरामद नहीं हुई है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिन की सबसे बड़ी 4 खबरें हैं, जिसमें क्राइम से लेकर के सियासत तक की सभी खबरें शामिल हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सोनीपत से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान पहुंचे। तो सोनीपत के ये प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान पूर्व सीएम जो करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं मनोहर लाल माफ कीजिएगा, वो वहां पर पहुंचे और नामांकन के लिए रथ पर सवार होकर यात्रा उन्होंने निकाली। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार
साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना यहां पर साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के भाई हैं, जबकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी के भाई हैं। अब जनता को यह देखना होगा कि वो नरेंद्र मोदी के भाई को जिताना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी के भाई को। तो वो कहते हैं कि मैं भी तो आपका भाई हूं। लोग कहते हैं भाई मोहनलाल जी तो हमारा भाई है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है। लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है, और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, दो भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे? फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये दो नेताओं के बीच में, और दो नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं, 10 साल का कार्यकाल, अब कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने वो कांटे चुने हैं, सारे वो कांटे चुने हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी? ये कांग्रेस ने खड़ी की। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे, और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था। हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे। के बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा ये खड़ा हो गया था। नक्सली सक्रिय हो गया कि देश को हिस्से दो, बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है, और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। मित्रों, भाई बहनों, हम नागालैंड ले लें, मणिपुर ले लें, मेघालय ले लें, असम ले लें, ये सारे प्रदेश जल रहे थे। लगता था कि शायद ये। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, ये बड़ी बात कह दी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कि आपको किसके भाई को वोट देना है, तो क्या लगता है, क्या अपडेट आपके पास है, किस तरफ रुख जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत एक ऐसा पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा एक हॉट सीट इसको कहेंगे। हॉट सीट इसलिए कि अगर अतीत में जाए तो चौधरी देवीलाल को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, जो आज दो पार्टियों का बड़ा नाम है। हर व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो चौधरी देवीलाल को याद करता है, लेकिन सोनीपत एक ऐसी सीट है जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। भूपेंद्र हुड्डा एक बहुत बड़ा नाम है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम है। 5 विधायक होने के बावजूद उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। तो आज एक मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री पूर्व, उन्होंने भी एक बड़ा जो तंत्र साधा है, जो कांग्रेस पर साधा है। साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, देखना यही होगा कि हर वोटर उन दोनों को कौन से को समझता है। लेकिन सोनीपत एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक नगरी है, और सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर महाभारत जो सबसे बड़ी जो सोनीपत को कहा जाएगा, सोनीपत महाभारत में भी 500 पांडवों में भी इसको मांगा गया था। और ये छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब देखना यही होगा कि सोनीपत का लाल कौन बनता है और किसके चेहरे पर ये चेहरा पहनाया जाता है। कुछ समय बचा है, आज नामांकन किया गया है, तो आज जो नामांकन की अगर हालात देखें तो काफी बड़ा एक जनसहभाग जो था, जो पूरे शहर से पूरा जो शहर जाम हो गया था, और पूरा प्रशासन जो है वो अपने प्रयास में था कि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज की जो अगर भीड़ को आकलन लगाया जाए तो मोहनलाल बड़ोली जो है आज सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो पक्ष है वो देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी पार्टी की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और लगातार आपको बता दूं, सोनीपत एक ऐसा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, सोनीपत में सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ का जो वोटर है
वो सबसे अलग सोच का वोटर है, क्योंकि सोनीपत में देश नहीं विदेश नहीं अलग अलग राज्यों के लोग बसते हैं और वो कहीं ना कहीं मोदी को याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने की लोगों को किस तरीके से लुभाया जाएगा, किस तरीके से उनको अपनी तरफ खींचा जाएगा। क्योंकि जो कैंडिडेट मोहन लाल बड़ोली है जो बीजेपी के हैं, उनको काफी बड़ा मौका मिला है। वो गांव की पंचायतों में पहुंचे हैं, गांव के लोगों के पास पहुंचे हैं। देखना यही होगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कितने गांव तक पहुंचते हैं, कितने लोगों तक पहुंचते हैं, किस तरीके को लुभाया जाता है। क्योंकि दोनों की फाइट काफी बड़ी है, दोनों पंडित है और देखना यही होगा कि अब लोगों को किस तरीके से लुभाया जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की फाइट है, देश का पीएम कौन बनेगा, देश को संभालेगा कौन, ये काफी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है, सोनीपत शिक्षा का हब भी सबसे बड़ा कहा जाता है। सोनीपत का वोटर जो है वो किसी भी चीज को कम नहीं आंका जा सकता। सोनीपत का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं तोलकर जो अपने वोटर जो है वो तोलकर वोट करेगा और कहीं ना कहीं अपने जो किसी भी पक्ष का कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज के जो रोड शो को देखा जाए तो काफी बड़ा रोड शो था बीजेपी पार्टी का। और अभी हमने जो कांग्रेस के रोड शो को भी देखा था, रोड शो जो कांग्रेस का था वो कहीं ना कहीं काफी पीछे दिखाई दे रहा था। जो अभी के हालात जो है वो ताजा जो हालात है यही है कि बीजेपी का पलड़ा अभी तक हालात जो है वो काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखना यही होगा कि ग्राफ किस तरीके से पहुंचता है, किस तरीके से जाता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मात्र अगर की जाए तो 10 से 15 दिन बचे हैं। वोटरों के सामने काफी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरीके से खींच पाएंगे कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट है, कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से नहीं, अनेक तरह के यहाँ पर जो है वो नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। लेकिन दो फाइट जो अगर दिखाई दे रही है तो दोनों की फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट दिखाई दे रही है। इनैलो और भी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन दिए भरे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि दोनों पार्टियों में खींचातानी किस तरीके से दिखाई देती है। जी बिल्कुल, लेकिन लाजपत जैसा कि आपने कहा अगर रोड शोज की बात करें, भीड़ की बात करें तो ये रोड शोज में जन समर्थन बीजेपी के पास ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बात अगर हम जहां मुद्दों की आ जाती है तो एक तरफ बीजेपी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगती है, या ज्यादातर वो यही कहती है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन तीसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दों पर मुखर होती हुई नजर आती है, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे पलायन की बात करें, इन तरीके के मुद्दों को उठाती है। तो यहां पर क्या लगता है, क्या कांग्रेस के मुद्दे कुछ भारी लगते हैं या फिर वही हल्के में लिया जाएगा? बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के मुद्दे बिल्कुल देखे जा सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अतीत में जाया जाए तो भूपेंद्र हुड्डा को भी काफी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 5 विधायक थे और काफी बड़े चेहरे थे जिनको सोनीपत से हार का सामना करना पड़ा था। अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा जो है सिर्फ बड़े जो चेहरे हैं, राहुल गांधी को कह लीजिए या मोदी को कह लीजिए, दोनों की टक्कर है। और देखना यही होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि काफी सोनीपत के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं काफी शिक्षित है। यहाँ पर गांव के अकल की कह लीजिए, कॉलोनियों की कह लीजिए या जो सोसाइटी की कह लीजिए, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो व्यापारी व्यक्ति है, काफी ऐसे वोटर हैं जो कहीं ना कहीं देश की गति को समझते हैं और देश की तरफ देखते हैं। देखना यही होगा कि आप आखिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की दोनों की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन आज के हालात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन ये तो जनता के हाथ में ही लाजपत तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और जमानत मिलने के बाद से करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि यह संविधान की जीत है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी और मनोहर लाल मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के संविधान की बदौलत मुझे कोर्ट से जमानत मिली है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ इन्होंने ये भी कहा कि मैंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, लेकिन मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और सभी मुकदमे हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए किए गए हैं। माननीय न्यायालय ने आज मुझे जमानत दी है और जिन मुकदमों के तहत मेरे को 6 साल के बाद जब मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, इस संविधान की बदौलत
हमारे देश के संविधान की बदौलत आज मुझे यहां से जमानत मिली है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर हो या कोई। आज हमने उसमें रेगुलर बेल सरेंडर करके अप्लाई की थी कोर्ट में, और आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट कर दी। तो सर क्या आधार क्या रखा गया था? आधार ये कि बेलेबल ऑफेंस था ये, और हम अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। बेल ऑफेंस में जो है जेल में भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी। अदरवाइज आल्सो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की जी, वी आर रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस, बेल वाज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। ये रेगुलर बेल है क्या? रेगुलर बेल है, परमानेंट बेल है। ठीक है सर, नेक्स्ट हियरिंग या इसमें क्या अभी लगाएंगे नेक्स्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, ये मामला जो था कल हमने इस पर बहुत डिस्कस की थी, लेकिन आज जो अच्छी खबर इसको कह सकते हैं, क्योंकि असमंजस में थे कि क्या होगा, कहीं जेल नहीं तो नहीं होगी, लेकिन बेल मिल गई है। ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? देखिए सोनिया, अगर हम देवांशु बुद्धू राजा के मामले की बात करें तो एक तरह से जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, कल हाईकोर्ट को राहत नहीं मिली थी, लेकिन शर्त ये कहा गया था कि वो 7 जो मई से पहले जो सरेंडर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मंगलवार तक वो सरेंडर करना था। 6 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन करके उसके बाद सरेंडर कर देंगे। उसके बाद जो होगा निचली जो ट्रायल कोर्ट पर है वो देखेंगे। लेकिन आज इस बीच जो देवांशु बुद्धू राजा अपने वकील के साथ जो ट्रायल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने समर्पण कर दिया। उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे पोस्टर या बैनर लगाने के, वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, सरकारी संपत्ति के ऊपर नुकसान पहुंचाने का धारा आईपीसी धारा 178 का एक मामला बनता है। उन्होंने साल 2018 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया था और वहां पर पोस्टर लगाए थे। उसी के चलते उनको जो है उनके खिलाफ जो चंडीगढ़ जो पंचकुला प्रशासन है उन्होंने मामला दर्ज किया था। उस मामले के बाद उनको कोर्ट ने कई बार सम्मन किया, बार बार नहीं आए, तो कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर जो घोषित कर दिया था और कल हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने वादा किया था कि 6 तारीख तक कर देंगे। तो आज वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने जो है वो अपना सरेंडर कर दिया है। और उनको क्योंकि नॉन बेलेबल जो है अपराध है, गैर जमानती वो नहीं था, तो इस मामले में जमानत थी। जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने उनके आर्गूमेंट सुनी और उनको जो जमानत दे दी। तो अब इस मामले में तो कहने को कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ देवांशु बुद्धू राजा पूरी तन्मयता से अपने करनाल लोकसभा चुनाव का प्रचार करती है और प्रचार में जो भी जितना वो प्रभावित करेंगे और नतीजे उनके सामने आएंगे। और एक तरह से मामले का पटाक्षेप हो गया। मामले की अगली सुनवाई जब भी होगी तो वो कोर्ट की तरफ से हियरिंग में पहुंचेंगे और जो भी आगे दलीलें रखी जाएंगी और जो भी सबूत जो प्रशासन कहीं या सरकार की तरफ से कहीं वो रखे जाएंगे। और उसके बाद ही अब मामले का जो एक तरह से पटाक्षेप हो चुका है, इस मामले में कुछ नहीं बचा। जी बिल्कुल, कहने को भले कुछ न बचा हो, लेकिन फाइल क्लोज होने में थोड़ा सा समय अभी ये कह सकते हैं कि लगेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि काफी गुस्से में वो नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सोनिया, अक्सर इस तरह के मामले जब होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं और सरकार के आरोप लगाने का पहला सिर्फ एक छोटा सा आधार ये बनता है कि जो देवांशु बुद्धू राजा के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था वो जाहिर सी बात है कि पंचकुला जिला प्रशासन या फिर जिला पुलिस की तरफ से जो कहीं ना कहीं दर्ज करवाया गया और उसके बाद वो मामला कोर्ट में आया है। और जिला प्रशासन हो वो भी एक तरह से सरकार का हिस्सा है। तो हर बार यही कहा जाता है कि जिला प्रशासन ने गलत मामला दर्ज करके कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाते। आमतौर पर जितने भी मामले दर्ज होते हैं प्रशासन कराता है, प्रशासन सरकार के अंदर में होता है। तो यहाँ एक तरह से इन्फ्लुएंस का आरोप लगाते हुए इस तरह की बातें हमेशा उनकी तरफ से जो है वो आरोपी होती है जो होती है इस तरह के अक्सर लगते रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन राहत की बात ये जरूर कही जा सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि आपने बोला था कि ये उस तरीके का मामला नहीं है, अगर जेल होती भी है तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये राहत की बात जरूर कही जा सकती है। लेकिन एक मुद्दा भी यहां पर कांग्रेस के हाथ में आ गया है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं।
देखिए ज्योति, ये कोई मुद्दे वाली बात जो है वो नहीं है, लेकिन ठीक है कि जो पूरा पता मामला जो जिस तरीके से उठा, देवांशी बुद्धि राजा के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट से खारिज हुआ, फिर उनको राहत मिली, उन्होंने सरेंडर कर दिया और आज उनको रेगुलर जो है वो परमानेंट बेल भी एक ऐसे नियमित तौर पर उनको जो है मिल गई है। अब उनको मामले में पेश नहीं होना पड़ेगा, वकील जो है वो अपने आप ही गिरहबाजी करेंगे, जरूरत पड़ी तो देवांशी बुद्धि राजा को विशेष तौर पर जो बुलाया जाएगा। तो इस दौरान पूरे मामले के अंदर अगर बात करें तो पब्लिसिटी सिर्फ देवांशी बुद्धि राजा की हुई है, उनको ही कहीं ना कहीं से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देवांशी बुद्धि राजा सरकार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के आरोप जरूर लगा रहे, तो एक सियासी आरोप है जो चलता रहता है, लेकिन अब इस जो आरोप लगे इनके ऊपर और जिस तरीके से मीडिया में खबर 2-3 दिन से एक तारीख से ही उठी हुई है, तो उसका कितना बेनिफिट उनको चुनाव में मिलता है, कितनी संपत्ति मिलती है, लोगों को कितना वो सरकार की मंशा को लेकर समझा पाते हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। सही बात आपने ओपी कही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी हत्याकांड में आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल क्राइम शाखा की एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची। 25 तारीख को मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद और उनके साथी जय किशन दलाल की जो गोलियों से उनका हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस अपने हैंडओवर लिया है। 1 तारीख को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और कल सीबीआई के जांच अधिकारी हमसे मिले थे और जो भी हमारे से उन्होंने पूछताछ की उसका हमने जवाब दिया, उनको बताया और जो जो घटनाक्रम था, जो जो इस साजिश में लोग शामिल थे, उनके बारे में सारी जानकारी दी है। तो बहादुरगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई अब नफीस सिंह राठी हत्याकांड मामले में एक्टिव हो गई है। एफआईआर दर्ज करके जो है पूरे मामले की कार्रवाई में सीबीआई जुट गई है। दरअसल ये कुछ महीनों पुराना मामला है, जहां पर नफीस सिंह राठी की हत्या की गई थी गोली मार करके, लेकिन अब इस मामले में जो है सीबीआई एक्शन में आ गई है। घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण लिया और जांच जो है वो फिलहाल एक्टिव हो गई है। एक टीम का गठन इसमें किया गया था, टीम में जो अधिकारी शामिल थे उनसे भी पूछताछ की गई और अब जो है इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई सीबीआई दिख रही है। और फरीदाबाद के गांव नहरवाली में 6 महीने पहले लापता हुए युवक को पुलिस ने मृत तो घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी परिजनों को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, गांव के ही कुछ दबंग आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन परिवार को धमकी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश गया था, लेकिन अगले दिन उसके पास सूचना आई कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो केवल बाइक ही वहां पर मिली, लेकिन डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दो बातें कह रहे हो, एक तो कह रहे हो कि वहाँ मामला दर्ज है, दूसरी बात कह रहे हो कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। में मामला दर्ज है सर, और शिकायत की, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं। किसी एक आरोपी की मतलब एक पीड़ित की या मुद्दई की एक शिकायत दर्ज है किसी एक केस में, और उसमें वो मिसिंग है या क्या है अभी आपने जो बताया कुछ पूरा क्लियर नहीं हुआ। उसमें वहां पे मुकदमा दर्ज है और यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है किसी आरोपी की, तो पुलिस वहां की पुलिस यहाँ आए, सहयोग ले और या पुलिस को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे कि ये आरोपी है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। देखो जी, ये गांव वाले हैं ना, ये दोषारोपण करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी 3-4 बार हमारे घर पे गोलियां चलाई हैं परिवारजनों पर, और शुरू से हम तो हाथ जोड़ने का काम किया था इनसे। और जो लड़का जो मारा गया है, जो बताने में सुनने में आया है कि ये एक लुटेरा प्रवृत्ति का लड़का था, जिसपे 10-15 मुकदमे थे। ये कहीं यूपी में कोई लूटपाट करता था, जिन साथियों के साथ लूटपाट करता था उनके साथ इससे कोई कलेश है, कुछ हुआ है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम पे तो मिथ्यारोप है। बस हम तो बस यही चाहते हैं प्रशासन से और सभी से कि हमारे बच्चे की हमें कुछ तो मिले, हमें इसकी डेड बॉडी तो मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को संतुष्टि दे सके। और हम नेता लोगों से, योगी जी से, मुख्यालय में, सब जगह हम 4-4 पोस्ट में एप्लीकेशन लगा के आई हूँ, लेकिन कुछ अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहाँ के जो एसओ साहब हैं, पम्मी चौधरी, उन्होंने भी हमसे ये आश्वासन दिया था हम कुछ करेंगे, लेकिन आज
6.5 महीने हो चुके हैं मेरे बच्चे को, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे, ना हमसे कहते थे प्रयास हो रहा, बस इतना कहते और कुछ नहीं कहते। गांव के ही लोग अभी भी लग रहा है धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब भी मेरे 3 बच्चों को मारने के लिए डोलते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकलेंगे जब इनको जान से मार देंगे। मैं अपने बच्चों को अपने घर में ही कब तक बिठा के रखूंगी। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।